मैं गुजारिश करता हूँ दोनों फरीक़ैन से, जो हमारे सिंधी बोलने वाले लोग हैं और जो हमारे पश्तो बोलने वाले भाई हैं और सिंधी बोलने वाले भाई हैं। देखिए, हम एक अल्लाह को मानते हैं, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रसूल को मानते हैं। हमारा कुरान एक है, हमारा किबला एक है। ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर इतने बड़े दंगा फसाद हो जाए, ये मुल्क को किसी और तरफ ढकेल देता है। और मेरी गुजारिश है सबसे कि आप और मैंने ये भी सोशल मीडिया पे देखा है, मुझे किसी ने भेजी कि जी वो जो साहब हैं जिससे ये सारा इशू शुरू हुआ था, जिनका वो एक होटल के ऊपर जिनका कत्ल हो गया जिस भी वजह पे, कि वो एक सियासी जमात के कारकुन भी थे और समाजी कारकुन भी थे। लेकिन सोशल मीडिया पे और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि उनके ऊपर FIRs भी बहुत सारी थी, ये वो। इर्रेस्पेक्टिव जो भी था, मैं सिर्फ आपसे दरख्वास्त ये करता हूँ सबसे कि सबके घर में माँ, बहनें, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, बाप हैं, वालिदैन हैं। तो मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि अमन और अमान से ज़रा डिस्कशंस कर लें, लोगों को बीच में डाल लें। कोई आप बैठ के कोई बड़े बैठ जाएं बीच में और आपस में सलाह सफाई करवा लें। फिर मैं सिंध हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि आप थे कहाँ इस सारे चक्कर में? यानी कि वो आसमान पे चढ़े गए फसादात। यहाँ सुराब गोट में जो हुआ, लड़काना में हमने वहाँ से वीडियोज़ आ रही हैं, हैदराबाद में जो हुआ, सक्कर में, हर जगह पे वो जो होटल बंद कराने लगे, बेचारे वो गरीब लोग अपना काम चला रहे हैं, उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल के। तो ये चीफ मुंशी साहब थे किधर? इन्होंने इमीडिएटली क्यों नहीं लॉ एनफोर्समेंट को डिप्लॉय किया? ये कहाँ सोए हुए थे? और ये कोई पहली दफा तो है कोई नहीं। जहां हमेशा ये रिएक्ट करते हैं इतनी देर के बाद, और जब तक इनको टीवी के ऊपर बैठ के और कुछ सोशल मीडिया पे और हर तरफ से प्रेशर नहीं आ जाए, उससे पहले ये रिएक्ट ही नहीं करते। और उसका भी हम आपको सबूत दिखाएंगे। अभी ये किसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करके हम वो कर रहे हैं, किसी एक वजह है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं आपको कि इन्होंने किया है शहर में। और जो कुछ लोग सवालात पूछ रहे हैं कि जी 1100 अरब कहाँ गए, वो भी है, उसका भी आपको हम छोटा सा ऐसा दिखाएंगे कहाँ गए, तस्वीरों के साथ, विजुअल्स के साथ। और मुझे पता है कि ख़ास तौर पे आप में से कुछ कैमरामैन, मैं जानता हूँ हम इतने सालों से इस शहर में सियासत कर रहे हैं, आपके इलाकों में भी काम हुआ है। दूसरा जी, तो मैं आखिर में फिर ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो लसानी फसादात हैं, इनको इमीडिएटली रिएक्ट किया जाए। अरसलान, ये फ़ोन रख लो यार, ये पता नहीं कौन करे जा रहा है। और सब सब्र और तहम्मुल से काम करें और बात करें आपस में बैठ के और डिस्कशन कर लें। जो डिस्कशन और बड़े बैठ जाएं बीच में, आप चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ को रोल प्ले करें, तहरीक इंसाफ तैयार है, हम दोनों तरफ से बैठने को तैयार हैं, क्योंकि हम वो वाहिद जमात हैं जिसमें कोई लसानियत का कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी कि आपने कल परसों देखा मज़ार कायद के ऊपर तहरीक इंसाफ कराची की सबसे बड़ी जमात बन के सामने आई। सबसे ज़्यादा फाइलिंग हमारे कैंडिडेट्स ने की, 246 में से 241 यूनियन काउंसिल्स में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन खड़े। और तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह इस शहर में मेयर बनाने जा रही है 24 तारीख के बल्दियाती इलेक्शन में इंशाल्लाह। लेकिन आपने वहाँ देखा, आपको हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई भी मिले, हमारे सिंधी बोलने वाले भाई भी मिले, हमारे पश्तो बोलने वाले भाई भी मिले, हम या इस शहर में पंजाबी बोलने वाले लोग वो भी मिले। लेकिन एक शहर कराची ज़बरदस्त, ये ऐसी माँ है जो सबको अपने अपने पास बुला के और रखती है और प्यार देती है और रिस्क भी देती है। ये बड़ा ज़बरदस्त शहर है। ये जो लसानी फसादात करा के जो तबाही होती है, जो इस शहर ने देखा, वो अब सूबे की तरफ फैल रही है। इससे खुदा के वास्ते गुरेज करें। दूसरा, मैं अनाउंस करना चाहता था कि इंशाल्लाह चेयरमैन साहब इंशाल्लाह 21 तारीख को हैदराबाद में एक जलसा करेंगे लोकल बॉडीज इलेक्शन के हवाले से, और फिर वहाँ से इंशाल्लाह कराची आएंगे। और 22 तारीख को 3 बड़े प्रोग्राम हैं कराची में।
बल्कि 21 तारीख की रात को एक प्रोग्राम है हैदराबाद से फिर आके एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक प्रोग्राम है। वो लोकेशन हम आपको फिर सोशल मीडिया के थ्रू एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे। अगले दिन 3 बड़े अवामी जलसे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट साउथ में है और एक फिर NA-245 की जो इलेक्शन कैंपेन है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, वहाँ भी है। उसका ऐलान इंशाल्लाह जो एग्जैक्ट लोकेशन और जलसों का है वो हम आपको आज शाम तक कर देंगे। आखिर में तीसरी बात ये कि इंशाल्लाह 17 कल यानी कि 17 तारीख को पाकिस्तान की तारीख का एक, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की 75 साल तारीख के सबसे इम्पोर्टेंट बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जहाँ पे 20 वो लोग डिस्क्वालीफाई हुए जो कि लोटे हो गए, और उनमें से कुछ लोटे असल में ही लोटे हो गए। उधर से जाके उन्होंने टिकट लेके वो अपनी जमात के ख़िलाफ़ जिससे वो इलेक्ट होके आए थे, जिसके मंशूर पे, जिसके निशान पे, जिसकी लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी पे और जिसकी वेव पे वो 2018 में इलेक्ट होके आए थे, वो घूम गए, भाग गए, पैसे ले लिए, जो भी किया। तो कल मेरी एक और गुजारिश है स्लाइड शो पे आने से पहले, हर एक शख्स से जो इन हलकों में, इन 20 हलकों में रहते हैं, हर शख्स से मेरी गुजारिश है कि एक तरफ इमरान खान खड़े हैं और पूरी पाकिस्तान की अवाम उनके साथ खड़ी है, और दूसरी तरफ चोरों का टोला है। ये जितने चोर हैं ये साथ इकट्ठे हो गए हैं, जो कि खान साहब जब से सियासत उन्होंने शुरू की है, मुझे हमेशा से याद है वो एक ही बात कहते थे, एक दिन आएगा कि सारे इकट्ठे हो जाएंगे। उनकी प्रोफेसी दुनिया ने देख ली। वो सारे चोर इकट्ठे हो गए और वो एक इमरान खान से लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह 20 की 20 सीटें इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ कल उसमें कामयाब होंगे, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार। और हम बताएंगे कि, और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ सबसे, अल्फ़ाबेट्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं हर एक शख्स से, हर एक इदारे से, हर एक पावर सेंटर से, सबसे मुखातिब हूँ। देखें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर खुदा न खास्ता उसमें कोई नज़र आ रहा है, पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा है कि वो जलसे क्या, वो तो जलसी नहीं भर सकते अपनी। और ये भी वीडियोस आ गई हैं, जेब में नोटों की गड्डियां ले लेके लोगों को बांट रहे हैं, फेंक रहे हैं। और खान साहब एक दिन के अनाउंसमेंट पे जलसा करते हैं, एक दिन की तैयारी में वो इतने बड़े बड़े जलसे होते हैं, जैसे कि बखर में देखा, लोहजड़ा में देखा। तो मैं सारे लोगों से अपील करता हूं कि ये बाय इलेक्शन को आप उतना ही इम्पोर्टेंट लें जितना जनरल इलेक्शन है, बल्कि उससे भी शायद ज़्यादा। और हर इंसान निकले बाहर और अपने राय हक का इजहार करे और वोट ज़रूर कास्ट करे, वोट ज़रूर कास्ट करे। बाद में रोने से कुछ नहीं होता। और आप ये ना समझें कि मेरे एक वोट से क्या होता है, वो आपका एक वोट भी कीमती होता है, और वही वोट कीमती होता है। वो कहते हैं ना, दुनिया में जो बहुत सारे लोग जो फेल हो गए, उन्होंने एक दफ़ा और ट्राई नहीं की, और जो बहुत सारे लोग कामयाब हो गए, उन्होंने सिर्फ एक दफ़ा शायद और ट्राई की। तो आपने कभी भी गिव अप नहीं करना होता। आखिर में जी, मैं ये जो एक रोज़ सुबह एक हमारे दोस्त और भी लोग एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। अभी हमारे एक और दोस्त कहते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, बड़ी पार्टी है तो हम ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा हमारी माशाल्लाह लीडरशिप है, और ये हमारी प्लान स्ट्रैटेजी होती है। वो रोज़ बैठ के टीवी के ऊपर और वो अपनी सोशल मीडिया की पेड कैंपेन चला के पूछ रहे हैं कि जी वो 1100 अरब रुपये कहाँ गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन, अगर यहाँ मेरी आवाज़ जारी तो खोलें। हाँ, उसका ब्रेकडाउन है ना, यहाँ दिखाएं ना आफ्ताब भाई। अच्छा जी, पहले तो मैं आपको बता दें थोड़ा सा ब्रेकडाउन, और फिर हम आपको दिखाएंगे कि जो SDG फंड से बिफोर एंड आफ्टर हुआ, ये बहुत ज़रूरी है सारों ने देखना। और मैं दरख्वास्त करूँगा कि मीडिया वाले चैनल्स के मालिकान से भी, और जो न्यूज़ एडिटर्स हैं, जो हेड्स हैं, ब्यूरो चीफ्स हैं, ये चलाएं दिन में, पता चलना चाहिए।
आप भले हमें सपोर्ट करें ना करें, पता ज़रूर चलना चाहिए कि क्या किया तरीके इंसाफ ने। अच्छा जी, ये तो K4 का प्रोजेक्ट जो शुरू किया था 46 बिलियन का, जो कि वो सिंध हुकूमत कर नहीं सकी, तो 46 बिलियन इसमें जा रहे हैं। KCR सर्कुलर रेलवे 300 बिलियन इसकी फंडिंग थी। जो ये जो फ्रेट कॉरिडोर है, ये रेलवे फ्रेट कॉरिडोर है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरी वजारत से जो पिछली वजारत थी उससे कनेक्टेड था, क्योंकि कराची के शहर में, ये शहर बंदरगाहों का शहर है। जब इस शहर में, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ, 5,000-5,500 ट्रक हर रोज़ KPT के अंदर जाते हैं और 5,500 ट्रक हर रोज़ KPT से निकलते हैं। तो 5,500 ट्रक कराची की रोडों पे जब रोज़ आते हैं तो फिर आपकी रोडों का भी हाल ये होता है, और वो ट्रांसपोर्टेशन भी उन्होंने टाइमिंग भी की हुई है कि जी 6 बजे सुबह बंद हो जाएंगे, रात 11 बजे शुरू होंगे, तो वो ट्रैफिक का भी एक इशू है। तो हमने ये मैं एक कमेटी को चेयर करता था, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन कमेटी कैबिनेट की, हमने उसमें एक फ़ैसला किया था और कैबिनेट ने उसको फैसले को रेटिफाई भी किया कि जितना पिपरी का जब बन जाएगा मार्शलिंग यार्ड, पिपरी में एक रेलवे का मार्शलिंग यार्ड है, तो सारा कंटेनराइज कार्गो वो सारा का सारा KPT से बाय ट्रेन वहां जाके उसकी कस्टम्स वहां हुआ करेगी, ताकि कराची के अंदर, क्योंकि अगर 100 कंटेनर आते हैं तो 30 कराची के होते हैं, 70 अरब कंट्री के होते हैं, तो सिर्फ 30 ही वापस आएंगे। अभी 100 के 100 कराची के शहरों में के रूट में के बीच में से जाते हैं। ये फैसला हम कर बैठे थे और इसके लिए हमने एक पूरा फ्रेट कॉरिडोर का पूरा एक प्लान भी बना लिया था और वो उसके ऊपर फंडिंग भी कर दी थी। ग्रीन लाइन शुरू हो चुकी है। वैसे मैं पूछना चाहता हूँ, ग्रीन लाइन तो बन गई, वो एक 3 किलोमीटर की कीनू रंग के कलर की लाइन भी थी, ऑरेंज लाइन, वो पता नहीं किधर रह गई है, उसका तो पता ही नहीं, समझ में नहीं आया। ग्रीन लाइन कितने किलोमीटर की है टोटल आफ्ताब भाई? ग्रीन लाइन का ग्रीन लाइन हमने जो बनाई 24 किलोमीटर की, और ये 3 किलोमीटर की ऑरेंज लाइन है। ये पता नहीं कौन सा कीनू है, ये ऑरेंज वहां कभी बन के ही नहीं दिया। और ये जो आपने किया, ये जो नाले किए, ये जो महमूदाबाद नाला, गुजर नाला और औरंगी नाला, उसके साथ से तजावुजात हटा के, रोडें बना के, नाले साफ करके, कचरा कर उठा के और पूरी रिटेनिंग वॉल बनाई, ताकि, और इनका काम क्या था, खाली इनका इसके बाद काम था कि कचरा उठा देना है, मेंटेन करने, बना के हमने दे दिया। अब अगली स्लाइड पे आ जाएं जी। मैं बताना चाहता हूं, आपको नजर आएगा कि हमने काम किया, कि तस्वीरों में दिखाऊंगा। ये अगली स्लाइड पे आ जाएं, यही कंट्रोल मुझे देना। ये देखें जी, ये कुछ स्लाइड्स आपको ये पूरे कराची में हुआ है, जो डेटा हमने कल रात को डिसाइड किया कि हम ये करके बताएं। ये था जी रोड, एक मिनट यार, मेरी बारी पे पीछे जाओ। ये थी रोड की हालत। ये वो जगह है जहां पे मौसूफ सईद गनी साहब के भाई, जिनके ऊपर मनशियात फरोशी का चार्ज है। वैसे आपको पता है कि वो जिस डॉक्टर रिजवान ने मनशियात का चार्ज लगाया था और पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी, वो आजकल उन्हीं के ऊपर इंक्वायरी शुरू कर दी है कि तुमने चार्ज लगाया कैसे। ये भी एक शहर का तमाशा है। ये हाल था, जब बना दी तो ये हो गया। नेक्स्ट, ये जी, ये देखें, ये हाल था नाले का, गुज्जर नाले का। ये वो क्लीन कराची में हमने कराया था साफ, ये वो है। ये कहते ना कहाँ गया, ये वो है। ये हाल था नाले का। ये आज फिर वो ये हो गया है, क्योंकि ये कचरा नहीं उठा सकते। और ये देखें, ये आफ्टर क्या था। नेक्स्ट, ये PS 103 जो गुलिस्तान जौहर, ये हाल था रोड का। और ये देखें परफ्यूम चौक के पास, ये हम इनको दे के गए। नेक्स्ट, ये एक कब्जा होने लगा था, इसके ऊपर हो ही गया था, सारे टैंकर टूंकर फलां डमका, ये गुलशन इकबाल में, ये हमारे फिक्सड भाई की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आलमगीर की, ये उधर पाल दे के गए हैं नीचे वो। नेक्स्ट, ये गली, ये देखें, ये अच्छे खासे लोग रहते हैं। ये रोडें बन 30 साल से नहीं बनी थी। ये रोड कारपेटिंग कराई है, ये PM साहब के जो SDG फंड्स के थ्रू। नेक्स्ट, ये मैं कुछ आपको दिखा रहा हूं। वाटर सप्लाई, ये इलाके कराची के जिनमें ना पानी की सप्लाई थी, ना गटर की लाइन थी।
खाली रोड कारपेटिंग और टफ पेवर्स नहीं किए, ये भी किए हैं। नेक्स्ट, ये अब देखें ना, ये गलियां थी, ये वही गली है। थोड़ी सी अटेंशन और किसे कहते हैं अंग्रेजी में लव एंड केयर, थोड़ी सी प्यार मोहब्बत कर लेना किसी भी चीज के साथ, वो आखिर में ये बन के निकली अंदर से। ये आज भी ऐसी है, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, फिर जी ये महमूदाबाद नाला। नेक्स्ट, मेरी फोटो क्यों दिखा रहा है यार, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, ये नीपा के नीचे का फ्लाईओवर की ये पूरी, ये भी आपको आप जाके अच्छा हुआ क्या है, क्योंकि ये कचरा साफ नहीं करते। नेक्स्ट, क्योंकि कचरा साफ नहीं करते, नाले तबाह बर्बाद होते हैं कचरे से, वो पानी सारा बाहर आ जाता है। ये दुनिया में कौन इतना पानी जिस तरह बहेगा तो कौन सी चीज नहीं बहेगी उसके साथ। ये देख लीजिए आप, ये हाल था बादराबाद, ये भी आलमगीर का हल्का हाल देखें क्या था, और ये देखें अभी क्या छोड़ के गए। नेक्स्ट, ये भी देखें टफ, ये पूरी गली ऐसी थी, अभी पूरी गली ऐसी है। ये जाके आप देख सकते हैं, मैं तो आपको वही गली दिखा रहा हूं, ये वही गेट है, ये वही रंग के दरवाजे हैं, सेम। नेक्स्ट, ये हो गया। नेक्स्ट, ये भी हो गया। अब ये तो मैं अगर आपको दिखाता रहूं, यहां पे बहुत, मैं आपको तकरीबन नहीं तो ये सिर्फ हमारे सामने जो जल्दी से हमने निकाल दी, मैं आपको नहीं तो 500 के करीब तस्वीरें ऐसी दिखा सकता हूं। ये था जी महमूदाबाद नाले पे जब काम हो रहा था, ये करके दिया है, ये पूरा महमूदाबाद नाला ये चल रहा है इधर, ये पूरा बना के दिया है, ये रिटेनिंग वॉल बनाई है। और इस नाले का आज का हाल है, अगर वो तस्वीर भी एक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो मैंने वो ट्वीट भी की थी कि हम क्या छोड़ के गए थे और इन्होंने क्या दिया। ये वो नहर ख़याम की भी सफाई, वो पहले हमने खुद भी कराई थी, आफ्ताब भाई ने, मैंने, और ये सारे जो हमारे बैठे हैं, हमने खुद जाके लेट स्क्रीन कराची करके वो भी किया था। ये देखें आप, ये किस तरह ये सारी चीजें सफाई करवा के बनवाई हैं। आपको मैं चैलेंज करता हूं, आप आज चले जाएं वहां जाके और देखें कि वहां कितना कचरा पड़ा हुआ है। ये कचरा, ये भी फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं था, क्योंकि इमरान खान साहब को और पूरी तहरीक इंसाफ को ये इस बात का इल्म भी है, कराची से मोहब्बत भी है, कराची ने हमेशा हमें प्यार दिया है कि जनाब इस शहर को थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की जरूरत है। जुल्म हुआ है शहर के साथ और करते आए हैं यहाँ के हुक्मरान। हम जो कर सकते थे फेडरल गवर्नमेंट के फंड के साथ हमने किया, बल्कि ज्यादा किया। ये सारा का सारा काम इन्होंने खुद करना होता है। ये तो NFC अवार्ड में होते हैं, इन्होंने 15 साल में PFC अवार्ड भी नहीं कराया। देख रहे हैं पानी का फ्लो, अब ये कचरा उन्होंने उठाना था। और आप लोग के शहर से बखूबी वाकिफ हैं, और आपको पता चलेगा कि जी ये शहर जो है इसकी क्या तबाही हुई है। और एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था जो कि शहर में हुआ, एक बड़ा एक आग लग गई थी कोऑपरेटिव मार्केट में, आपको याद होगा। लोगों का रोजगार तबाह हो गया, दुकानें जल गई, माल जल गया, बहुत नुकसान हुआ। और वो भी आफ्ताब सिद्दीकी भाई यहाँ बैठे हैं, उस इलाके के MNA हैं, उन्होंने और उनके MPAs ने और पूरी कराची की तंजीम ने, सब ने मिल के अपनी मदद, आप वो पूरी मार्केट उनको रिकंस्ट्रक्ट करके दी, उनको बना के दी। और आप जाके वहाँ पूछ लें कि वो पहले से बेहतर बना के दी, और उनको हमने वापस रिहेबिलिटेट कर दिया। ये देखें, कराची ने इतने सालों से खुद को इतना कुछ कराची की तारीख में पहली मर्तबा कराची से इंसाफ किया। तहरीक इंसाफ ने आपके मुंतखब करदा नुमाइंदों के जरिए शफाफ अंदाज में 909 अरब रुपए से मुख्तलिफ हलकों में नई सड़कों और पक्की गलियों की तामीर के 628 मुख्तलिफ मंसूबे, पार्क्स और खेल के मैदानों की तामीर और आराइश के 57 और साफ पानी के 195 मंसूबे मुकम्मल किए, जबकि स्ट्रीट लाइट की तंसीब और मरम्मत के 21 और बरसों से खस्ता हाल सेवरेज के 309 मंसूबे मुकम्मल किए।
जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से साल 2021-22 में वजीर आजम इमरान खान के तरक्याती फंड से मजीद 21 अरब रुपए कराची के तरक्याती कामों पे खर्च किए जा रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की शहर कराची के इंसाफ के लिए पुरअज़्म है तहरीक इंसाफ। बदल रहा था कराची, बदलेगा कराची। तो जी ये मैंने आपके सामने सारी चीज़ें रख दी हैं। आप में से अगर कोई सवाल पूछना चाहिए अली भाई जी, पहले वैसे ख़वातीन की बारी आनी चाहिए, लेकिन आप हाथ कर लीजिए। आप सीनियर हैं इस टीम में, आपको नहीं सर, आप सीनियर हैं। हुकुम। सबसे पहले तो ये बता दें, कल आपके ऊपर, आपकी जमात के ऊपर वज़ीर इत्तलात सिंध की तरफ से ये फसादात जो हुए, अब वो कराने का इल्ज़ाम लगाया गया है कि पीटीआई इसमें इन्वॉल्व है, सोलापुर खासपुर पे उस पॉइंट पे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि संगीन इल्ज़ाम है। उसके अलावा एक और सवाल में शायद पहले भी 1-2 मरतबा में कर चुका हूँ, आज फिर आपने नाले दिखाए हैं। आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि आपने नालों के नाम पर करोड़ों रुपए चंदा लिया, मुख्तलिफ प्राइवेट पार्टी से भी पैसे पकड़े, कितने पैसे मिले, कितने लगाए, कुछ हिसाब किताब तो दे दें। अच्छा, आपके दूसरे सवाल का जवाब आपने खुद कह दिया कि आप पहले पूछ चुके हैं, और ये 5वीं दफ़ा आप पूछ रहे हैं। 5वीं दफ़ा मैं आपको सवाल के जवाब दे चुका हूँ, मैं 6ठी दफ़ा आज फिर दे देता हूँ। और अब के ऐसा तो रिकॉर्ड कर लें ताकि भाई को याद रहे, ये भूल जाते हैं शायद, ये इनको याद नहीं रहता कि वो मैंने क्या जवाब दिया। नेशनल असेंबली के फ्लोर पे भी दिया था। रुपया फेडरल गवर्नमेंट से नहीं लिया था, 9 करोड़ 80 लाख रुपए FWO के जमा अकाउंट में जमा कराए थे। कितने? रिपीट कर लेना सर ताकि आप भूल ना। 9 करोड़ 80 लाख, हाँ 28 नहीं, 50 लाख नहीं रख रहा आपने। 9 करोड़ 80 लाख फेडरल वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, ये किसका इदारा है? किसका इदारा है सर? आप तो नहीं काम करते उसमें, मैं भी नहीं करता, तो कौन काम करता है? काम करने वाले काम करते नहीं, कौन है वो लोग? वो लोग तकरीबन नहीं मड़ा, कहाँ है कौन लोग? वो FWO कौन लोग हैं? मेरी जान FWO वाले हैं कौन? करी इदारों के अस्करी इदारे का इदारा है ना, अस्करी मतलब पाकिस्तान आर्मी का एक आर्म है FWO। उनके अकाउंट में पैसे जमा कराए थे और उनके साथ मिल के ही हमने नाले साफ किए थे। और 2019 में आपका घर नहीं डूबा था और 2020 में डूब गया था, इसलिए कि हमने 2020 में इनको बताया था, मिसाल दे के 19 में कि नाले साफ करोगे तो शहर कराची नहीं डूबेगा। तो 20 में भी डूबा और अभी फिर डूब गया, इसलिए कि इनसे नालों का कचरा नहीं उठता। और जो कचरा इन्होंने उठाया वो सारा इन्होंने असेंबली में जाके बैठा दिया अपनी सीटों पर, और उनमें से किसी को मिनिस्टर भी बना दिया। जो आपने बात की शर्जील मेमन साहब की, वो एक वजीर आजम थे बड़े मशहूर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने में, वो बरतानिया के। तो उनका एक बड़ा फेमस जुमला है, बोले कई जुमले उनके बड़े फेमस हैं। उनका एक बड़ा फेमस जुमला है कि इफ़ यू स्टॉप टू थ्रो अ स्टोन एट एवरी बार्किंग डॉग ऑन द स्ट्रीट यू विल नेवर गेट टू योर डेस्टिनेशन। अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। इस तरह की अहम खाना बातों पे मैं जवाब भी देना पसंद नहीं करता। और जी इसी से रिलेटेड सवाल है मेरा भी। आपके नजीब हाथू साहब सेंट्रल नॉर्दाबाद की साइड से इलेक्ट हुए थे MNA, तो वहाँ की अगर सूरत देखें तो वहाँ की सूरत की वर्स्ट है टिल नाउ। नागन चौरंगी दोबारा पानी भरा, बारिश हुई, डूबी। क्या कहते हैं, केडिया चौरंगी दोबारा बारिश हुई, पानी भरा, डूबा। देखें, मैं आपको बारिश के पानी का समझा देता हूँ। जो ये क्लैमिटीज़ होती है ना इस तरह की, या वेदर कंडीशंस होती हैं, या खुदा न खासा ज़लज़ले होते हैं, ये तो नेचुरल एक फिनोमेना है। इशू आता कहाँ पे है? क्योंकि अमेरिका में बारिश नहीं होती, वहाँ पे भी आपने देखा नहीं, शहरों में सैलाब आते हैं, वहाँ तो हरिकेन्स भी आते हैं, तो पूरे पूरे घर उठा के ले जाते हैं, टोर्नेडोज जैसे कहते हैं। हमने तो देखे अपनी आंखों से, तबाह हो जाते हैं पूरे शहर। इशू क्या आता है? इशू आता है जब स्टेट गायब होती है। जो ये नाले ये जो पानी आता है केडीए इधर उधर, वो नागर, ये कहाँ से आ रहा है? ज़मीन के अंदर से नहीं ना, आसमान से गिर रहा है। आसमान से गिर के उसने नाले में जाना है। अगर नाले फुल हैं तो पानी जाएगा किधर? अगर गटर लाइंस चोक्ड हैं तो वो कहते हैं ना बैक हो, घर में भी हो जाता है,
गलियों में भी होता है, वो लोग अभी तक हम डंडा लेके खड़े होते हैं बांस का इतना लंबा बेचारे को। हम तो प्रिमिटिव दुनिया में रह रहे हैं। ये कुपूसी दुनिया में कहीं देखा है आपने कि एक बंदा उतार देते हैं गटर में बेचारे को, इतना लंबा वो 80 फुट का पाइप लेके खोल रहा होता है। ये कुछ इस्लामाबाद में तो नहीं देखा मैंने, ये लाहौर में तो नहीं देखा मैंने, ये कराची जो पूरा पाकिस्तान चला रहा है यहाँ मैं क्यों देखता हूँ? क्योंकि आपके पास यहाँ हुकूमत बैठी हुई है ऐसी, इसको कोई ख्याल ही नहीं है। तो जब आप कचरे साफ नहीं करेंगे, इस कमरे में से कचरा नहीं उठाएंगे तो इस कमरे में चलने की जगह नहीं होगी। तो ये तो सफाई तो आपने करनी है। जहाँ तक आपने बात की वो 2 रोड नजीब हारून साहब की और मरहूम आमिर लियाकत साहब की, एक लिमिटेड, हमें कोई ब्लैंक चेक तो नहीं मिला हुआ था। और जो फंड आते थे 15 करोड़ थे आपका भाई पहले साल, दूसरे साल, फिर आखिर साल, तीसरे साल को थोड़े से, हाँ। तो क्योंकि एज एन जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होती गई तो जो ये फंड आ रहे थे एसडीजी फंड से, जो भी काम हो, ये भी हमारे काम नहीं थे। ये सारे काम तो प्रोविंशियल फाइनेंस, इनको एनएफसी अवार्ड मिलता है। 90% तो ये तनख्वाहों में बांट देते हैं। हमारे ऊपर इल्जाम लगा दो, ओ जी अली जैदी ने किसी को नौकरी नहीं दी। ओ भैया, मैं सरकारी नौकरियां भर्ती करूं अपने लोगों को? देखें, ये तो इनका काम है। सालों को भर्ती कर करके जी पता चला आखिर में बचा गया 0। रोड बनानी है, हो जी तनख्वाहों में बढ़ गए। सो काम मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी इंशाल्लाह NA 245 में इलेक्शन हो रहा है ना, महमूद मौलवी साहब आ जाएंगे, वो हम ठीक कर देंगे आपके। अभी भी उनके पास कुछ बजट पहले से रह गया, हम उनको कहेंगे पहले ये एड्रेस कर दें। आप कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी जमात है, क्यों आप पहल नहीं कर रहे? ये जो लसानी फसादात की साजिश हो रही है, इसको रोकने के लिए आप पहल करें, तमाम जमातों को एक साथ देखें, हर पार्टी कॉन्फ्रेंस करें, लोगों को कहें कि ये ना करें। ये देखें, दो तरीके से काम होता है। एक होता है पब्लिक कंजम्पशन के लिए काम, ये जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है ना, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए काम हो रहा है। तो साहब बैठे हुए हैं जी, वो तहरीक इंसाफ ने लीड ले ली ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करके, सियासी तौर पे बेहतरीन है, सियासत के हिसाब से ये बेहतरीन काम है। अभी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस सारे तो एक तरफ हैं, अब तो ANP जाके MQM से मिलाई है। मैंने तो अभी आपसे कहा ना 15-18 है, एक इधर इमरान खान जिंदाबाद, अकेला वो सबसे लड़ रहा है। सो वो अभी उधर मिला है। वो देखें, जिन से मैंने बात करनी थी फ़ोन के ऊपर, अंदरून सिंध में भी, यहाँ भी, हर जगह पे प्यार मोहब्बत से समझा के चीज़ों को पहले ठंडा करना होता है। ठंडा करने के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कब कामयाब होगी कि जब दोनों फैक्शंस को भी आप बुला लें। अभी जितना फ्लेम और आग और गर्मा गर्मी है, वो साथ बैठने को तैयार ही नहीं है। तो फिर मैं और आप सारे आपस में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करके टीवी पे अच्छा लगेगा, वो उधर बाहर लड़ते रहेंगे। असल में तो थोड़ा सा टेम्परेचर कूल हो जाए, फिर आप ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करके फिर आप यकजहती दिखाते हैं कि देखें जी हमारे सियासी इख्तलाफात लाखों सही, लेकिन हम साथ बैठे एक साथ हैं। अभी तो वो बैठने को तैयार नहीं है ना, वो तो एक दूसरे को कत्ल करने के लिए खड़े हैं। तो पहले टेम्परेचर ठंडा करते हैं। वो मैं कल भी, परसों भी मैंने बात की, सबसे पहले बयान भी मेरा आया, आप सारों के चैनल पे चला, परसों भी मज़ार कायद पे शुरू मैंने उससे किया, आज भी शुरू इससे किया। पहले मरहम पट्टी रखी जाती है, पहले दर्द को कम किया जाता है, उसके बाद रिहेबिलिटेशन होती है। ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, ये रिहेबिलिटेशन कैसा है, पहले आप ज़रा ठंडा तो करें गुस्से। अब इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है, वो तो हर आदमी एक दूसरे के काटने को दौड़ रहा है। तो मेरी इसीलिए दरख्वास्त सारों से है कि गुस्सा तो वैसे भी कोई फैसला ठीक नहीं होता। एक वो आपका सवाल है, इसके जवाब में मैं एक किस्सा सुना देता हूँ मौला अली का। जंग में बड़ा मशहूर है कि एक जंग में उन्होंने किसी को गिरा दिया, और जब उसका सर कलम करने लगे तो उसने उनके मुंह पे थूक दिया। सुना है ना आपने? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने तलवार म्यान में वापस रख ली। उसके बाद लोगों ने कहा रसूल खुदा ये देखें क्या हुआ। उन्होंने कहा जब तक मैं उससे जंग लड़ा था अल्लाह की राह में, जब उसने मेरे मुंह पे थूक दिया मेरा ज़ाती मसला हो गया। जब मेरा ज़ाती हो गया तो फिर जिहाद नहीं था, और गुस्से में मैं फैसला नहीं कर सकता था। गुस्से के फैसले ठीक नहीं होते। तो पहले ठंडा करते हैं आराम से। इंसान है, सबको गुस्सा आता है, छोटे छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक को आता है। पहले ठंडा करते हैं। आपने टेक्सचर के हवाले से बताया कि जो उनकी सड़कें हैं, ये जो भी गलियां हैं, सर गलियां तो अभी तक हैं सही जैसे आपने दिखाया है, लेकिन सर जितने भी रोड बनाए, ये सड़कें जो बनाई है, इसमें मटेरियल इतना बेकार था कि इसके अंदर घंटों की बारिश इस्तेमाल रखी। अच्छा, अब ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये फेडरल गवर्नमेंट से लेके आपने ये सारा कुछ कराया, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था। अब जो वहाँ पे वफाकी नुमाइंदे खड़े हैं, वो कहते हैं इन्होंने ये दिखाया, करोड़ों रुपए की लागत से दिखाया, लेकिन हजारों भी खर्च नहीं किए जो ये ब्लैक बुक है। सर सेकंड साइड क्या चीज़, क्या नहीं समझा मैं, क्या फंड की बात कर रहे हैं। फंड की
तो एमएनए फंड से ही तो काम हुआ भैया। अरे सर वो कह रहे कि जो बताया जा रहा है लागत इतनी नहीं आई। अच्छा सर सेकंड शकील में सर मुझे पीटीआई में सर वो पाबंदी लगा दीजिए और वो लगा दें, नहीं चले दूसरे सवाल का जवाब दे तो लगा दें। ये पाबंदी क्या चीज़ होती है? अब मेरे पे दहशतगर्दी की एफआईआर कटी हुई है, ये बिलाल गफ्फार पे भी कटी हुई है, अरसलान पे तो वैसे ही सही कटी है, हमें सबसे डरते हैं इससे, इस पे तो हम ही काट देते। लेकिन हम तो सारे हाँ आप इतने अच्छे कमरे में एयर कंडीशन में दहशतगर्दों से बात कर रहे हैं। खान साहब पे भी कटी हुई है, असद उमर तो बहुत दहशतगर्द है, उससे तो पूरी पार्टी डरती है। शाह महमूद पे, श्री मदारी पे भी है। क्या बने यार गवर्नर साहब पे, मेरी बात सुने, ये तो मार्शल लॉ में नहीं हुआ जो ये कर रहे हैं। ये क्या कौन लोग करते हैं जो घबराहट का शिकार होते हैं, इनको समझ नहीं आती। अब वो कह रहे हैं, कल जबरदस्त बात की खान साहब ने, उन्होंने कहा आर्टिकल 7 क्या है वो 6 लगाना है तो लगाओ, जल्दी लगाओ, ताकि मैं जाके कोर्ट में फिर खुल के बता दो सकूं हुआ क्या, तो फिर हम भी बता सकेंगे ना। हमारे पास भी कुछ राज हैं, हम भी 3.5 साल वजीर रहे, हमें भी पता है क्या होता रहा। हम भी बड़ी सारी मीटिंग्स में बैठे थे, हमने बड़ी सारी मीटिंग्स की भी, हमने बड़ी सारी डिस्कशंस भी की, लेकिन स्टेट्स ऐसे नहीं चलती। सियासत में और बिजनेस में भी और कभी कभी शादी में भी वो नहीं मिलता जो आप डिजर्व करते हैं, वो मिलता है जो आप नेगोशिएट करते हैं। ये चलती रहती हैं चीज़ें, नेगोशिएशन चलती रहती, दुनिया भर में होता है। लेकिन जो ये तो नेगोशिएट कर नहीं रहे, तो चोरी कर रहे हैं और अपना चोरी का माल बचा रहे हैं। और उनकी जो पुष्पनाई कर रहे हैं वो भी कमाल लोग हैं, वो भी देख लें कौन है। इसलिए मैं कहता हूँ अवामी इंतखाब होने चाहिए, जनरल इलेक्शन नहीं, अवामी इंतखाब, जनरल इलेक्शन नहीं। हाँ ये बता दीजिएगा कि ये जो फिगर्स आपने लिए थे बहुत सारे, सर, इसमें केसीआर पेड कंट्रोल वगैरह ये कुल मिला के कितने अरब बनते हैं और ये यूटिलाइज्ड फंड्स हैं या आपने नहीं, किए थे? देखें हमने, सॉरी, ये मुख्तस के अभी क्या पोजीशन स्टेटस इनका फायदा आपको मिलेगा या डिस्कार्ड हो गया? दूसरा इसी में एक छोटी सी एडिशन, एमएनए फंड्स का आपका जितना टेन्योर रहा कराची में, टोटल एमएनए फंड से कितना काम हुआ? और एक आखिरी 21 अरब। एक अलग से एक आखिरी वो ये कि आपने कहा कि सुबह रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता आपके मुखालिफिन और वो ये नैरेटिव बनाने का, मैंने मुखालिफ ही नहीं, मेरे का भाई है मेरा, मैं डायरेक्शन दे दूँ उसको। तो आपको इसका कुछ ज्यादा देर में अंदाजा नहीं हुआ? क्योंकि इस वक्त ये नैरेटिव तो बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहा है कि कराची में पीटीआई ने कुछ नहीं करते दौरे हुकूमत में और नाकाम रहे, खासतौर पे 1100 रुपये क्या होते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। ये जो है ना, ये वो खरगोश की और कछुए की कहानी सुनी है ना आपने? सुनी है ना? खरगोश भागा भागा भागा, आगे जाके थक के सो गया, उन्होंने कहा मैं तो बहुत आगे हूँ, जीत जाऊँगा। वो रेस कौन जीतता है वो आप देखिएगा इंशाल्लाह। वो नैरेटिव ये सिर्फ मीडिया के ऊपर और वो बात करने से नहीं, लोग बेवकूफ़ नहीं है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शहर है पूरे पाकिस्तान का, लोगों को पता है क्या हुआ। हाँ, नाराज़ भी हैं और जेन्युइन नाराज़ भी होंगे, मैं वो, और ये सियासतदान में जो पॉलिटिक्स में होता है उसका काम होता है कि हर इंसान की अंदर बाहर हर एक की नाराज़गी को एड्रेस किया जाए। और तो हम सारे लोगों में मिल रहे हैं, हमने ग्राउंड, भाई अगर वो इतने अच्छे हैं तो 200 कैंडिडेट क्यों नहीं पूरी यूनियन काउंसिल में खड़े कर दिए? पहले तो आप देखें ना, 246 यूनियन काउंसिल हैं, वो 246 यूनियन काउंसिल में जो ज़्यादा यूनियन काउंसिल जीतेगा, आधी से ज़्यादा कैंडिडेट तो उसका आएगा ना, क्योंकि फिर रिजर्व सीट्स भी 192 वो भी ऐड करें, हाउस उसका होगा। तो अगर किसी ने पूरे यूनियन काउंसिल में बंदे नहीं खड़े किए तो वो किधर से करेगा? वो उसने पहले ही डिस्काउंट हो गया। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो हक है हर एक का, जो मर्जी। नंबर्स और डेटा के ऊपर बात करें, 2 जब 2 4 ही होगा, कोई 5 बोलता रहे, कोई 22 बोलता रहे, होना नहीं लगा। वो जो आपने बात की कि वो मेरे आफ्ताब भाई 21 अरब रुपए हैं टोटल MNF SDG फंड्स के, 9.9 बिलियन एक, और इस साल जो हो चुके हैं, और इस साल 21 अरब, 21-22, तो 10 बिलियन के तो लग चुके थे, जिसकी जो मैंने आपको ये चल रही है टीवी पे, ये हर तरफ, ये मैंने 247, ये भी हर जगह पे ये हमने काम किया। और 21 अरब हमने और किए थे, हुकूमत ही नहीं गई तो वो अब तो उसमें कुछ आए थे, कुछ रिलीज़ हुए थे, कुछ प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई हुए थे, कुछ की बिडिंग शिडिंग टेंडर हो गया था। जहाँ तक आपने बात की कि वो 1100 अरब का अमाउंट था जो टोटल मैंने आपको बताया, उसमें जो 654 फेडरल गवर्नमेंट का था, 654 फेडरल गवर्नमेंट का था और बाकी सिंध गवर्नमेंट का था। और वो भी जो, अगर एक होता है ना एलोकेट करते हैं आप फंड्स, फिर आपके वो
एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फिर आपको वो लेते हैं। ये नहीं होता कि सारे के सारे फंड ट्रांसफर करते पता चला जी घर। तो जैसे जैसे काम होता रहता है वो उसके ऊपर बेंचमार्क्स होते हैं, वो जैसे किसी चीज़ में भी होता है, ये क्रॉस करते हैं ये रिलीज होता है, ये क्रॉस करते हैं ये रिलीज होता है। हमने एलोकेट कर दिए थे, अगर ये पूरा 5 साल मुकम्मल करते कराची की शक्ल ही हमने बदल देनी थी। बाद में बात करते देखे ना, जब फॉरेन फंडेड, अब मैं क्लियर कर दूं, फॉरेन मुदाखलत हुई, मुदाखलत को तो कोई डिसएग्री नहीं कर रहा ना, मुदाखलत ब्लेटेंट इंटरफेरेंस, दो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की दोनों मीटिंग्स में, हमारी हुकूमत वाली भी और हमारी ये जो भी प्राइम मिनिस्टर साहब इनकी हुकूमत में भी, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस का लफ्ज़ है, उसमें किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। ब्लेटेंट इंटरफेरेंस का उर्दू में मतलब होता है खुलेआम मुदाखलत। और उससे पहले कैबिनेट हुई थी पूरी, स्पेशल कैबिनेट, उसके मिनट्स हैं, उस कैबिनेट के मिनट्स को भी किसी ने चेंज नहीं किया, आज तक मौजूद है कैबिनेट डिवीजन में, वो मिनट्स मौजूद है। किसी दिन वो रिलीज हो जाएंगे, समझ आ जाएगी कि हुआ क्या था। तो हमारे एलाइज भी बैठे हुए थे ना। जी जी, ये भी बैठे हुए थे, वजीर कानून भी बैठे हुए थे और वजीर आईटी भी बैठे थे, जो आज भी वजीर आईटी हैं। उस ब्लेटेंट इंटरफेरेंस, खुलेआम मुदाखलत, वो तो सब मान गए। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होकर कह दिया धमकी भी थी, जैसे वो कहता है मैं भीख मांग तो नहीं रहा लेकिन बस मांगने आया हूं, भीख मांगने नहीं आया लेकिन खाली मांगने आया हूं। वो मुदाखलत, उन्होंने धमकी भी एक्सेप्ट कर ली। देखें बड़ा आसान है, मैं अगर ये आफ्ताब सिद्दीकी साहब के दफ्तर में इनके एम्प्लॉयज़ को हुक्म देना शुरू कर दूं, वो होती है मुदाखलत। फिर मैं जब उनके एम्प्लॉयज़ को डराना धमकाना शुरू कर दूं कि मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो होती है धमकी। दोनों तो मान ली ना। जब इनके एम्प्लॉयज़ इनकी बात ना सुने और मेरी बात सुनना शुरू कर दें, वो होती है साजिश। साजिश लोकल करता है, तो साजिश ही तो यहाँ बैठे हैं। साजिश, वो तो खुद कह रहा है, बिलावल और जरदारी खुद कहते हैं कि हमने किया है सारा, तो साजिश ही तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम साजिश ही हैं, तो क्यों घबराते हैं साजिश के लफ्ज़ से। तो ये पाकिस्तान, ये भी एक उन्होंने बड़ा और अपने आप को एक्सपोज कर लिया। इंशाअल्लाह बस ठीक है। हाँ सॉरी जी, ये बहुत ज़रूरी है, मुझे पता है कोई कवर कर रहा होगा कोई नहीं कर रहा होगा, लेकिन बाद में आप ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बड़ा इम्पोर्टेंट बात करने ये रह गई, मैं सोचा था घर कल भी होगी, आखिरी तो नहीं जिंदगी की है, शायद को मार दे आज, तो नहीं पता। सेंसस, अब इसके ऊपर रोज हम बात करेंगे। हुआ क्या, अपने लोगों ने क्या किया, हमने कराया ना वो। मैं उस कमेटी को चेयर करता था, कैबिनेट की कमेटी को, जिसमें अमीनुल हक साहब भी थे, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा भी थी, डॉक्टर जुबैदा जलाल भी थी और कादरी साहब भी थे। सारों ने मिलके ये किया कि सेंसस को, और हमने कराची की कहा कि हम कराएंगे डिजिटाइज तरीके से। उसकी फंड्स भी एलोकेट किए 5 अरब रुपए, और सीसीआई की मीटिंग में उसकी अप्रूवल भी हुई, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर्स बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स को चेयर करते हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने, जो असद उमर साहब के अंडर है, पूरा प्लान बना के डिप्लॉय भी करना शुरू किया। ये जो इतना रोते थे कि जी हम कराची के सेंसस ठीक नहीं है, ये चुप क्यों हो गए हैं सडनली। ये कोई सवाल जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उनसे जरूर खुदा के वास्ते पूछें, बादराबाद में जब आप खड़े होकर करें कि वो सेंसस का क्या हुआ। वो अमीन भाई कह रहे थे ना परसों के, हम किसके आगे जाके रोए, अपने शीशे के आगे रो भाई, आईने में देख के रो लो। थैंक यू, ठीक है जी, थैंक यू।